हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल संजय शाडे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो वेक्टर पर आधारित है और आज हम वेक्टर में आगे बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर की। हमने अपने लास्ट वीडियो में वेक्टर के बारे में पूरी डिटेल समझ ली थी। वेक्टर क्या होते हैं, किसे हम वेक्टर कहते हैं, वेक्टर का हमने वहाँ पर क्लासिफिकेशन भी कर दिया था, यानी कि वेक्टर का वर्गीकरण भी हमने पूरी डिटेल से वहाँ पर समझा था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर की। जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि अगर हम वेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो वेक्टर्स के चाहे हम एडिशन करें या उसका सब्ट्रैक्शन करें या उसकी मल्टीप्लिकेशन करें या फिर उसकी डिवाइडेशन करें, तो दोस्तों ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं वेक्टर्स की, ये अलजेब्रा के सामान्य रूल के आधार पर नहीं कर पाते हैं। तो फिर करते कैसे हैं दोस्तों? इनकी जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं या इनकी डिवाइडेशन हम करते हैं या एडिशन करते हैं, तो वो हम सब वेक्टर अलजेब्रा के बेस पर, तो वेक्टर अलजेब्रा के जो रूल होते हैं उसके आधार पर ही हम इनकी कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो दोस्तों, वेक्टर अलजेब्रा के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो रूल होता है एडिशन का, हम बात कर रहे हैं आज एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, तो जो सबसे पहला रूल होता है वो होता है ट्रायंगल रूल, यानी कि ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, हम यही पढ़ेंगे आज सबसे पहले, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है दोस्तों? अब देखो, ये एडिशन ऑफ वेक्टर का जो ट्रायंगल रूल्स है हमारा, ये किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं। जैसे मान लिया कोई दो वेक्टर हैं और ये दो वेक्टर जो हैं ये किसी पार्टिकल पर इस प्रकार से कार्यरत हैं, यानी कि इस प्रकार से वर्क कर रहे हैं कि ये एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हो। इस प्रकार से यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूं और यहाँ पर ये थीटा एंगल बनाए, तो ये वेक्टर हमारा पहला ए वेक्टर होगा, दूसरा बी वेक्टर होगा। अगर ये दोनों इस प्रकार से वर्क कर रहे हैं कि एक दूसरे पे थीटा एंगल पर कार्यरत हैं, तो दोस्तों इनका दोनों का जो परिणामी वेक्टर होगा वो परिणामी वेक्टर कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, और ये परिणामी जो वेक्टर है जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं दोस्तों, इसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है दोनों का वो क्या होगा? आर वेक्टर। अब ये जो आर वेक्टर का मान कितना होगा दोस्तों? अगर देखो ये वेक्टर इस प्रकार से आगे की ओर कार्यरत है, फिर इसके आगे से बी वेक्टर आगे की ओर कार्यरत है। ये जो एरो है, इस एरो को हमें ध्यान रखना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था, बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जरूर देखें उसको। देखो, इसमें हम देख रहे हैं कि वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस ओर है और अगले वाले वेक्टर की डायरेक्शन अगली आगे की ओर है। तो दोस्तों ये क्या होंगे? सम हो जाएंगे। यदि दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एडिशन की, तो एडिशन कैसे होगा कि ये वेक्टर आगे की ओर, फिर अगला वाला वेक्टर भी आगे की ओर है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। तो ये जो ट्रायंगल बना है इसी को हम ट्रायंगल रूल कहते हैं। ये जो इस समय कंडीशन है, ठीक है, इस समय जो कंडीशन है ये हमारी ज्योमेट्रिकल फॉर्म है इसकी, यानी कि ज्योमेट्रिकल हम देख रहे हैं। लेकिन अगर इसी को मैथमेटिकल रूप में हम देखें तो दोस्तों देखो, मैथमेटिकल रूप में किस प्रकार से होगा, चाहे तो आप इसी को देख सकते हैं या फिर हम दूसरा बना सकते हैं यहाँ पर डायग्राम एक, कि इसी प्रकार से यदि कोई, इस रूल के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं ट्रायंगल रूल होता क्या है कि यदि कोई दो वेक्टर इस प्रकार से किसी पार्टिकल पर कार्यरत हैं, उन वेक्टरों का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो भुजाओं को, किन्हीं दो भुजाओं को, यानी कि दो आर्म्स को अगर रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, उन दोनों वेक्टर का जो परिणामी होगा, और परिणामी का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, वो उस ट्रायंगल की तीसरी भुजा को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? किसको करेगा? तीसरी भुजाओं को। देखो यहां पर ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये किसी पार्टिकल पे इस प्रकार से कार्यरत हैं कि ये ट्रायंगल की किन्हीं दो भुजाओं को बता रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। एक वेक्टर ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये। ठीक है, इन दोनों का जो परिणामी है वो ये है, तो ये जो परिणामी है तो ये तीसरी भुजा को बता रहा है, तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल यहां पर बन जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे कि ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए होगा। ठीक है, ये ए वेक्टर है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए। ठीक, दोनों वेक्टर इस प्रकार से कार्यरत है। एक वेक्टर ये है हमारा, ये वेक्टर है हमारे पास बी, और ये होगा बी वेक्टर इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी है। तो जो तीसरी भुजा होगी हमारी वो इन दोनों का परिणामी होगा। तो इन दोनों का परिणामी देखो ये गुजर रहा है तीसरी भुजा, तो ये जो होगा इन दोनों का परिणामी होगा। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से। तो ये होगा हमारा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर है, तो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर। ठीक है, इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन गया। अब ये जो आर का मान है हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए देखो दोस्तों क्या करेंगे, हम इस वाले ये जो हमारी भुजा है ट्रायंगल की, इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे ऐसे करके डॉट डॉट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ाने पर ये जो पॉइंट है हमारा, इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट, इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू। ठीक है, ओ पी क्यू, ये ओ पी क्यू एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल की दो भुजा हो गई, एक ओपी हो गया और एक पी क्यू हो गया। तो हमने मान लिया कि हमारे पास क्या था, यदि, ठीक है, ये दो वेक्टर थे हमारे पास, दो वेक्टर ए व बी वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर हैं ये,
ये दोनों वेक्टर जो है एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। ये दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, यदि दो वेक्टर ए और बी किसी ट्राइंगल, किसकी बात कर रहे हैं हम, किसी ट्राइंगल की किन्हीं दो भुजाओं को, ठीक है, किन्हीं दो आर्म्स को अगर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं तो इनका परिणामी मतलब इनका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, किसको बताएगा, तीसरी भुजा को, तीसरी आर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। यही जो रूल है हमारा वो क्या होगा, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है, यही हमारा रूल होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, जब ये रिप्रेजेंट करेगा तो यहां पर हम देख रहे हैं कि OP इज इक्वल टू हमारे पास है A, जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। इसी प्रकार से जो हमारे पास PQ है, PQ बराबर है B। PQ कौन सा हमारे पास, ये PQ, ये B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है B। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो R है, ये कौन सी भुजा रिप्रेजेंट कर रही है, OQ। जो OQ रिप्रेजेंट कर रही है, ये R को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड, यानी कि इन दोनों के रिजल्टेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है R। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये वाली OP जो भुजा है, इसको थोड़ा डॉट करके हमने आगे बढ़ाया, और ये जो Q था पॉइंट, इस Q पॉइंट से हमने इस प्रकार से एक लंब गिरा दिया यहाँ पर, परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मान रहे हैं M पॉइंट। अब हमारे पास जब ये M पॉइंट हो गया तो ये जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को हम मान रहे हैं थीटा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे पर थीटा एंगल पर स्थित हैं, थीटा एंगल पर ही किसी पार्टिकल पर कार्य कर रहे हैं। तो थीटा एंगल पर है, ये थीटा एंगल हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि थीटा एंगल बन गया, तो इस थीटा एंगल के लिए एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास PMQ। ये जो ट्रायंगल है ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। हमें निकालना है इस वाले R का मान। तो इस R का मान निकालने के लिए देखो दोस्तों, एक हमारे पास ये कण हो गया, ये लंब हो गया, और ये पूरा आधार हो गया। अगर इस पूरे समकोण त्रिभुज की मैं बात करूं यहाँ से OMQ, एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ये बनता है, तो OMQ ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें ये OQ एक कण होगा, ठीक है, QM लंब होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर है, और OM जो है इसका बेस है, यानी कि आधार है यहाँ से यहाँ तक। तो ये सिंपल सा है कि यहाँ पर हम जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगा सकते हैं, और उससे हम आराम से R का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि ये कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक हमारे पास समस्या आती है। समस्या ये आती है कि हमारे पास जो A का मान है वो यहाँ तक है P तक, यानी कि O से लेके और कहाँ तक है P तक। तो हमारे पास इस मान का नहीं पता है, यानी कि PM का मान हमें ज्ञात नहीं है। तो इसका मान हमें क्या होगा, ज्ञात करना होगा पहले, तभी हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। दूसरी बात, ये लंब का मान हमें नहीं पता है, तो लंब कौन सा हमारे पास, इनके परपेंडिकुलर कौन सा है, QM। तो इस QM की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हम QM की वैल्यू और PM की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, और फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर रूल अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक एंगल और क्रिएट हो गया है, जिसको हम कह रहे हैं QPM, ठीक है। तो एंगल कौन सा है, QPM इज इक्वल टू थीटा। कितना होगा, थीटा। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं जो O पॉइंट पर बन रहा है, ये परिणामी और इन दोनों वेक्टर्स के बीच, तो दोस्तों ये जो परिणामी और इन दोनों वेक्टरों के बीच जो एंगल बन रहा है, इसको मैं मान सकता हूं अल्फा या फिर फाई, ये कुछ भी हम मान सकते हैं। इसको भी हम निकालेंगे यहाँ पर बाद में। क्लियर है, तो इतना आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर फिर बात करते हैं आगे की। ठीक है दोस्तों, ये आपने स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लिया है। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी बात करेंगे। इस वाले ट्रायंगल में हमें सबसे पहले PM और QM का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMQ में, ठीक है, किस में हम ले रहे हैं, PMQ में। अगर हम PMQ में लाल बटे कका का जो हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला होता है, उसके अंदर हम देखें तो लंब बटे कण, लंब बटे जो कण आता है वो साइन के लिए आता है। तो लंब कौन सा है हमारे पास, ये है, और कण कौन सा है, ये है। तो ये दोनों हम लेंगे। यहाँ पर हमें इस वाली भुजा का मान पता है B, ये B है, ठीक है। ये जो हमारे पास PQ है, इसका मान हमें B मिला हुआ है, पहले से हमें ज्ञात है, ये हमने अभी लिखा था, आपने नोट भी कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल में लाल बटे कक्का सा, यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा, साइन का होता है लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। तो लंब क्या है हमारे पास, QM है, और कण क्या है हमारे पास, PQ है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका मान रख देते हैं। QM का तो हमें मान निकालना ही है, लेकिन PQ का जो मान है वो हमें गिवन है कितना, B। तो यहाँ पर हमने B रख दिया।
और ये हमारे पास है साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू निकल आई है क्यू एम की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू एम इज इक्वल टू बी की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, तो क्यू एम का मान हमारे पास ये निकल आएगा। तो इस क्यू एम का मान यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये जो हमारे पास निकल कर आया है ये वाला जो मान है ये, ठीक है, इस लंब का मान, तो ये निकल आया हमारे पास कितना है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब ये मान और रह गया, ठीक है, इसको निकालने के लिए फिर से इसी वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो अगेन, ठीक है, इसी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगेन इन ट्रायंगल कौन सा, पी एम क्यू, तो पी एम क्यू ट्रायंगल ही लेते हैं। अब देखो हमें ये वाली भुजा लेनी है जिसमें पी एम आ जाए और कण आ जाए, यानी कि एक भुजा ये वाली जिसको हमें ज्ञात करना है और दूसरी भुजा वो आ जाए जो हमें ज्ञात है। क्लियर है? तो इसमें हम देखते हैं कौन सा ये आधार है, तो आधार बटे कण, आधार बटे कण किस में आता है, लाल बटे कका से। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास लाल बटे कका, ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, तो कोस में आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू आधार, आधार है हमारे पास पी एम और बटे कण है हमारे पास पी क्यू। तो इसी प्रकार से हम पी एम को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसका मान निकालना है, पी क्यू का मान बी है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। तो पी एम का मान इसी प्रकार से जैसे ही निकाला था उसी प्रकार से हमारे पास आ गया है, ये बी की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो बी कोस थीटा। तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि पी एम और क्यू एम के दोनों के मान हमें ज्ञात हो गए हैं। ठीक है, दोनों के मान हमें ज्ञात हो गए हैं। तो अब हमारे पास एक ये वाला मान भी यहाँ से यहाँ तक ज्ञात हो गया है। ठीक है, ये है बी कोस थीटा, ये बी साइन थीटा ये वाला है। तो ये टोटल यहाँ से और यहाँ तक जो मान हो गया, ये जो भुजा हो गई हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ओ से लेके एम तक, ये मिल गई है हमें कितनी, ए, यहाँ तक तो ए थी और आगे की ओर हो गई बी प्लस कोस थीटा, तो ए प्लस बी कोस थीटा, यानी कि ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब जब ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है और ये भी हमें पता चल गया है, कण हमारे पास आर है ऑलरेडी है, तो अब हम इस ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं, ओ एम क्यू, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हम यूज कर सकते हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये जो हमने वैल्यू निकाली है, अब दोस्तों बात करते हैं ट्राइंगल की। तो अब लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा लेंगे, ओ एम क्यू। ठीक है, ओ एम क्यू, ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे। तो इस ट्राइंगल में हम किसकी बात करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या होगी, ये जो कण है हमारे पास, इस कण का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या, आधार ओ एम यानी कि ओ एम का स्क्वायर और प्लस लंब है हमारे पास ये क्यू एम, तो क्यू एम का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखो ओ क्यू का जो मान है वो हमारे पास ये आर है, तो यहाँ पर रख देंगे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बाद हम बात करते हैं ओ एम का। तो ओ एम हमारे पास देखो ये लिखा हुआ ऑलरेडी, ए प्लस बी कोस थीटा, तो यहाँ रख देते हैं ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास क्यू एम है, तो क्यू एम का मान हमारे पास ये बी साइन थीटा, तो यहाँ पर रख देते हैं बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, इस पर, तो इनका स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको खोलेंगे, इसको तुम्हारे पास बनेगा, जब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फुल सूत्र जो होता है उसको लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब इसको खोलेंगे, देखो ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों, जो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा है, एक बार यहाँ पर देखेंगे बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, इसको हम कर देते हैं ठीक। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कोस स्क्वायर थीटा का पूरे का वर्ग होगा, एक बार इसका वर्ग, एक बार इसका वर्ग, एक बार इन दोनों की गुणा का दुगुना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसको साथ में ले लेंगे हम। तो हमारे पास बचेगा ये ए स्क्वायर और प्लस इसके साथ में आ जाएगा हमारे पास ये वाला बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये वाला ले लेंगे प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ये जो टर्म है हमारी ये वाली, इसको सबसे बाद में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ab कोस थीटा। तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ये इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे 2ab कोस थीटा।
तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो मान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो हम इसका मान 1 रख देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मान 1 हो गया, प्लस हमारे पास क्या बचा, ये 2ab कोस थीटा। तो ये किसका मान है हमारे पास, आर का मान है, ये आर स्क्वायर का। तो यहाँ पर फाइनली जो आर का मान है हमारे पास वो कितना जाएगा, ये स्क्वायर उसकी तरफ जाके वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है नहीं, 2ab कोस थीटा। तो अब हम इस पर क्या लगा देंगे, इस प्रकार से वर्गमूल, यानी कि जो आर पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर जाके इधर क्या बन गया, ये वर्गमूल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला हमारे पास मिल जाएगा। तो ये जो होगा मैग्नीट्यूड होगा किसका, इसके इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का। तो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आर वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर है। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो आर ये निकल कर आ गया है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का वर्गमूल। क्लियर है, बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में जरूर आ गई होगी। ठीक है, ये हमने निकाली, इसको स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से नोट कर लें। अब देखो बात करते हैं इस अल्फा की। अगर ये अल्फा हमें निकालना है तो अल्फा निकालने के लिए फिर से हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे। तो दोस्तों करेंगे क्या इसमें, देखो तो दोस्तों करेंगे क्या इसमें, देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम पूरा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा, ओ एम क्यू में। ठीक है, इसमें तो ये जब हम निकालेंगे अल्फा, तो यहाँ tan के लिए लेंगे हम tan अल्फा इज इक्वल टू, तो tan के लिए लाल बटे का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारे पास, ये है b साइन थीटा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं b साइन थीटा अपॉन आधार क्या है हमारे पास, ये है, देखो यहाँ से यहाँ तक आधार है पूरा, और ये मैं लिख रखा है a प्लस बी कोस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी कोस थीटा। तो हमने देखा हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है नहीं, ये tan अल्फा इक्वल टू हमारे पास आ गया b साइन थीटा बटे a प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ स्टेज हो सकती है हमारे पास, अगर ये थीटा का मान हम चेंज करते चले जाएं। मान लिया ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, वहां पर 0 हो जाएगा दोस्तों। अगर थीटा का मान यहाँ पर हम 0 रख दें तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो ये पूरी टर्म हमारी 0 बन गई, यानी कि सब 0। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू 0, तो tan जो हमारे पास tan का मान 0 ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा का मान हमारे पास 0 हो गया। तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, एंगल कोई क्रिएट होगा ही नहीं यहाँ पर। क्लियर है ना? तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अल्फा का मान भी 0 आ गया हमारे पास। लेकिन अगर ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो उस स्थिति में जो ये थीटा का मान है, ये थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई, लंबवत का मतलब ये है कि एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो थीटा का मान है, ये वाला जो थीटा हम दे रहे थे, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो हम 90 लगेंगे तो साइन 90 का मान होता है 1, तो ऊपर तो बचा b। क्लियर है? कोस 90 का मान होता है 0, तो कोस 90 का मान हम जब 0 रखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस ये b का मान पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या है, b बटे a। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b बटे a। ठीक है, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगी कि tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a, यानी कि जो दोनों वेक्टर हैं उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर हो जाएगा tan अल्फा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b बटे a। यहाँ से भी हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ अल्फा का मान जरूर आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो किसी न किसी एंगल पर तो हमारे पास इनका परिणाम ही गुजरेगा ही। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड। अब उसके बाद बात करते हैं हम, देखो अगर ये क्या हो, थीटा का मान 180 डिग्री रख दे, तो 180 डिग्री रखने पर फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो एक वेक्टर इधर की ओर हो जाएगा और दूसरा वेक्टर इधर की ओर हो जाएगा। तो इन दोनों का जो परिणामी है वो यहीं से गुजरेगा फिर। ठीक है नहीं, तो अगर इसी डायरेक्शन में गुजरेगा, या तो ए की डायरेक्शन से गुजरेगा ये वेक्टर की, या फिर बी वेक्टर की डायरेक्शन से गुजरेगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास अल्फा का मान है वो फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि साइन 180 का मान 0 होगा तो ये टोटल मान 0, तो अल्फा का मान फिर से 0। तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में ही अल्फा का मान निकल रहा है जो 90 डिग्री है, यानी कि परपेंडिकुलर हो, यानी कि किसी 90 और 0 से लेकर 90 डिग्री तक किसी न किसी अगर एंगल पर है तो तब यहाँ पर बन सकता है।
ठीक है, अल्फा का मान आ सकता है, लेकिन 0 डिग्री पर नहीं आएगा, 0 से ऊपर होना चाहिए, 0 से एबो 1 डिग्री 2 डिग्री और कहाँ तक 90 डिग्री तक अगर इस प्रकार से है तो तब उनका परिणाम ही गुजरेगा। क्लियर है, बात समझ रही है नहीं? ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसमें हमने बात की है ट्रायंगल रूल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, यानी कि पैरेललोग्राम रूल जो होता है हमारे पास, पैरेललोग्राम यानी कि चतुर्भुज का जो नियम होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, ठीक है नहीं, यानी कि दो सदिशों के योग का चतुर्भुज का नियम। तो दोस्तों उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, जैसे ये मैंने अभी आपको कैलकुलेशन कराई है, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन और सेम ही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला ये आएगा, सेम फॉर्मूला ये आएगा, सेम फॉर्मूला ये मिलेगा आपको, वहां पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायग्राम का डिफरेंस है। उस डायग्राम के डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने बताया, देखो आपने यहां पर समझा कि एक ट्रायंगल बन गया, अब इसी ट्रायंगल को हम पैरेललोग्राम में मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे, देखो ये जो हमारे पास ए वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर हमारे पास ये बी वेक्टर, इस बी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर हम खींच लें, इस प्रकार से जा रहा है ये, तो ऐसे ही इसके पैरेलल हमने एक वेक्टर ये खींच लिया। ठीक है, अब ये जो बी वेक्टर है इसके पैरेलल हो गया हमारे पास ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू बी, हम लिख देंगे यहां पर कि बी वेक्टर इज इक्वल टू बी। अब इसी प्रकार से जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के पैरेलल हमने यहां से वेक्टर खींच दिया एक, ठीक है, एक वेक्टर ये खींच दिया, तो एक वेक्टर ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया इसके पैरेलल ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, इसकी जो भुजा हो गई ये वाली हो गई, तो इसको माना हमने ओ पी क्यू, इसको हम आर मान लेते हैं। ठीक है, आर तो हमने मान रखा था, इसको एस मान लेते हैं, एस। ठीक है, तो ओ पी क्यू एस, तो हमारे पास ये ओ पी क्यू एस जो बन गया एक पैरेललोग्राम बन गया, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम बन जाएगा। अब इसमें देखो ऊपर वाला जो ट्रायंगल बना है इससे मतलब नहीं है, जो नीचे ट्रायंगल बना था केवल इसी ट्रायंगल से ही हम इसको सोल्व करेंगे, जैसे हमने ये सोल्व किया, बिल्कुल सेम सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पर एक इसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी कि यदि कोई दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में किसी पैरेललोग्राम की किन्हीं दो भुजाओं को अगर प्रदर्शित करते हैं, तो उनका जो परिणामी होगा, उनके परिणामी का मैग्नीट्यूड उस पैरेललोग्राम के उस डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उस डायगोनल का मतलब उस विकर्ण को प्रदर्शित करेगा जो उन दोनों वेक्टर के क्रॉस यानी कि इंटरसेक्ट पॉइंट पर हो, यानी कि जहां पर वो दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, उस पॉइंट से गुजरे। तो हम देखेंगे कि एक वेक्टर तो हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, इस ओ पॉइंट पर कर रहे हैं। तो इस ओ पॉइंट से ही जो गुजरने वाला, देखो ये वाला जो गुजर रहा है डायगोनल, ये डायगोनल हो गया ना, इस पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो ये वाला विकर्ण है, ये विकर्ण ही इसके परिणामी को बताएगा, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के परिणामी को प्रदर्शित करता है। क्लियर है, बात समझ आ रही है? सिर्फ इतनी परिभाषा चेंज है और बाकी जो है आपका जो मैथमेटिकल है वो सेम, बिल्कुल ऐसे थीटा बनेगा, यही रहेगा, कंडीशन यही होगी, पहले ये वैल्यू निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के बाद उसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास यही मान आएगा निकल कर और यही tan अल्फा का मान आएगा और यही हमारे पास जब हम थीटा का मान रखेंगे भिन्न भिन्न, यानी कि थीटा का मान 0, थीटा का मान 90, फिर 180, तो यही मान हमारा निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि वीडियो पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को करना डिसलाइक, क्योंकि उससे हमें एहसास होगा कि शायद हो सकता है कि हम आपको समझा नहीं पाएँ और आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें और ज़्यादा सुधार कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए